स्वागत है आपका। जब तक कुछ अनहोनी ना हो तब तक आप जितने भी दावे कर ले कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पोल पट्टी तब खुलती है जब कुछ हो जाता है। अमरनाथ यात्रियों पर हमला हो गया तो पता चला कि कैसे इतने संवेदनशील जगह पर भी हम सुरक्षा को लेकर लापरवाह हैं। और फिर सामने आया यूपी विधानसभा में विस्फोटक होने का मुद्दा। कायदे से यह जगह लखनऊ में सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा था? कल सिर्फ यह बात सामने आई कि सदन के अंदर विस्फोटक मिला। आज पता चला कि सुरक्षा के लिए लगाए गए 100 में से 94 सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में नहीं थे। यानी योगी जी को विधानसभा की सुरक्षा के मोर्चे पर 100 में से सिर्फ 6 नंबर मिले। कितनी अजीब बात है। कल तक राज्य में मुद्दा यह था कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत योगी राज में बिगड़ी है, बहु बेटियां सुरक्षित नहीं, ऐसे आरोप लगाए गए। आज हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि यूपी के हमारे माननीय सुरक्षित नहीं है। चर्चा इस पर भी करेंगे कि तो फिर सुरक्षित राज्य में है कौन। और यूपी विधानसभा के अंदर विस्फोटक मिलने के बाद भी वहां की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त नहीं हुई है। चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। यही नहीं, एनआईए की चेकिंग में कई और बड़ी खामियां सामने आई हैं। जिस सुरक्षा को चाक चौबंद होना था वो अब भी सुस्त है। सदन के अंदर तबाही का सामान मिलने के बाद भी सुरक्षा बलों की नींद नहीं खुली। जिस गेट से विधायक, अधिकारी और कर्मचारी विधानसभा में दाखिल होते हैं, वहां अभी भी चेकिंग के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। सतर्कता के नाम पर सिर्फ पास देखकर जवान बेफिक्र हो जा रहे हैं। न तो मेटल डिटेक्टर का कहीं नामो निशान है और न ही कार और डिक्की की तलाशी हो रही है। ये 7 नंबर गेट से लोगों के अंदर आने जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो गिने चुने 2 या 4 लोग यहाँ पे कांस्टेबल खड़े हैं जो यहाँ पे केवल पास चेक कर रहे हैं। पास के अलावा उनको कुछ चेक नहीं किया जा रहा है। ना उनके बाइक की डिग्गी चेक की जा रही है, ना कारों की डिग्गी चेक की जा रही है। खामी सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि जब एनआईए और एनएसजी की टीम ने पूरे भवन का मुआयना किया तो पता चला कि कॉरिडोर के ज्यादातर सीसीटीवी खराब हैं और जो ठीक हैं वो भी सुबह और रात के वक्त बंद रहते हैं। यही नहीं, सदन के अंदर 6 कैमरे लगे हैं, लेकिन ये तभी चलते हैं जब सत्र की कार्यवाही चल रही होती है। इतना ही नहीं, इन कैमरों का बैकअप भी सिर्फ 7 दिनों का ही है। ये गलियारे हैं जहां से एंट्री होती है, वहां पर एक भी कैमरे नहीं लगे हैं। आप देख सकते हैं ये वो गलियारा है जहां पर अंदर आया जाता है, जहां से और ऊपर सत्र के लिए तमाम वीवीआईपी लोग जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी भी गलियारे में कोई भी कैमरा नहीं लगा है। तो सवाल यह है, क्या पहले यूपी विधानसभा की सुरक्षा भगवान भरोसे थी? सीएम योगी ने पहले ही दिन चेताया था, फिर भी सुरक्षा की अनदेखी क्यों की गई? जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर पीएम और सीएम योगी को धमकी दी थी, फिर भी बेफिक्री क्यों दिखाई गई? इस बीच एनआईए ने विस्फोटक रखे जाने की घटना की जांच शुरू कर दी है और बताया जा रहा है कि वो बरामद पीईटीएन को फिर से जांच के लिए भेजेगी और इस बात की तफ्तीश करेगी कि सदन के अंदर विस्फोटक किसने रखा। विस्फोटक रखने का मकसद क्या था? क्या जैश ए मोहम्मद की धमकी के मुताबिक निशाने पर सीएम योगी थे? तो क्या मान लिया जाए कि सिर्फ जांच से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? ये शंका इसलिए क्योंकि जिस वक्त पीईटीएन मिला था तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 24 घंटे बाद भी सुरक्षा की स्थिति कमोबेश वही है। तुषार श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। सवाल काफी गंभीर है कि सवाल जो है राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इमारत की सुरक्षा का है, और ये अपने आप में जो उदासीनता है ना विधानसभा की सुरक्षा को लेकर, ये कहीं ना कहीं बताता है कि पूरे राज्य की सुरक्षा का आलम क्या होगा, कितने इंतजाम होंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। रजनीकांत मणि त्रिपाठी हैं, बीजेपी के नेता हैं। नईम अब्बास है, बीएसपी नेता है। मोहम्मद खान है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अभय कुमार दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एमसी द्विवेदी हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा रजनीकांत जी आप ही से है।
सरकार आपकी है, सुरक्षा का इंतजाम आपको तय करना है। अगर राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इमारत का हाल ये है, पहले पाउडर आया और अब पता चला कि जो 100 में से सिर्फ 6 कैमरे काम कर रहे हैं, यानी सुरक्षा के मोर्चे पर जो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इमारत है वहां आपको 100 में से 6 नंबर मिलते हैं, फेल हो गए आप। जिस सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन लोगों पे थी उन लोगों को इन कैमरों को चेक करना चाहिए था कि कौन से कमरे ठीक हैं, कौन से कैमरे काम कर रहे हैं। हमको तो लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, किनकी बात कर रहे हैं? सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए थे नहीं, इससे आप बच नहीं सकते। सरकार आपकी जिम्मेदारी आपकी है, लोग जो सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। जो हमारे नहीं व्यवस्था, जो हमारी सुरक्षा तंत्र है, जो लोग हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर जो अधिकारी गण है, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो कैमरों को चेक करें और सारी व्यवस्था को देखें। हमारी हम तो वो तो पुख्ता रिपोर्ट दिए हैं कि हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था किए हैं। अब कहाँ से क्या चीज है उसकी जांच कराई जा रही है। नहीं तो फिर वोट उन्हीं को दिया जाए ना, सब काम उन्हीं को करना है तो वोट उन्हीं को दिया जाए। नेताओं को वोट तो इसलिए दिया जाता है, वादे आपने किए थे कि हम राज्य में बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था कर देंगे, अपराध मुक्त प्रदेश कर देंगे, उत्तम प्रदेश कर देंगे, वो वादे उन्होंने नहीं किए थे। हम लोग तो अधिकारियों के भरोसे भी तो रहते हैं कि अधिकारी को कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो अधिकारी हमारी सुरक्षा और हमारी सारी चीजों की काम करवाना होगा, आपको निर्देश देना होगा। हम व्यवस्था देते हैं। हाँ, नहीं, हम सबको निर्देश दिए हुए हैं। कहीं हम लोग इसको किसी को माफ करने वाले नहीं है। आपने निर्देश दे रखा था, फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर फेलियर किसका? वो कहीं काम करवाने की जिम्मेदारी आपकी थी, अगर इसी तरह से लिया जाए तो फिर फेलियर किसका? हमने तो सख्ती से इस काम को किया। हमने तो आदेश किया कि सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए। आप लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। आपने सख्ती से निर्देश दिया, उसके बाद भी अगर फेलियर है तो ये और शर्मनाक नहीं हो रहे हैं। ये और शर्मनाक स्थिति है। हम पूरी तरह हमारी सरकार जिस दिन से बनी उसी दिन से हम कानून व्यवस्था को लेकर काफी सजग है और हम बार बार उच्च अधिकारियों के बस बैठकें करते हैं और हमारी सरकार बैठक करके निर्देशित करती है कानून आपने पूरा जोर लगाया, उसके बाद स्थिति अगर ये है तो फिर राज्य के लोगों को घबराना चाहिए। पूरा जोर लगाने के बाद अगर ये हाल है तो इससे बेहतर की उम्मीद तो फिर करनी नहीं चाहिए। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम पूरा प्रयासरत हैं और पूरी तरह हम आपके साथ खड़े हैं और आपके कहीं भी कोई गड़बड़ी हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चुरुस्त दुरुस्त हो जाए और इस प्रकार के जो लोग जो इस प्रकार की साजिशें कर रहे हैं हम लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस पर भी आऊंगा, साजिश कौन कर रहा है। लेकिन पहले जो आपने कहा कि हमने पूरी कोशिश की, हमने पूरे निर्देश दे रखे थे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, जिनको करना था उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। खान साहब, आपका कमेंट चाहूंगा। नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? हम तो इसीलिए जांच कर रहे हैं कि हमारे सारे निर्देश के बाद कहां से कौन किनकी लापरवाही से गड़बड़ी हुई, उनको दंडित करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उनको हम कहीं बख्शने वाले नहीं। खान साहब, आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन जवाब देने के पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर 6 कैमरे ही फंक्शनिंग थे तो इसके लिए सिर्फ योगी सरकार को आप जिम्मेदार ठहराएंगे तो बचेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दोष पूर्ववर्ती सरकार जो आपके पार्टनर रहे पिछले इलेक्शन में उनके ऊपर भी दोष जाएगा। बिल्कुल सही। नरेश जी, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का मैं सुन रहा था, त्रिपाठी साहब की बातें, बड़ा दुख हो रहा है। इतनी बेबसी और लाचारी से उन्होंने तो हाथ ही उठ खड़े कर लिया। हम लोगों ने तो कोशिश की, कोई कमी नहीं थी, वो अपना पर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, वो हमें रिपोर्ट नहीं करते। साहब, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जब आप अपने विधानसभा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, आप औरों को कैसे, आवाम को कैसे प्रोटेक्ट करोगे जनाब? दूसरी बात, आपने एक और बड़ी खतरनाक बात कही। आपने कहा कि अभी तक, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, आपने कहा कि अभी तक हमें पता नहीं लगा है कि कैसे पहुंचा वो बम वहां पे। अरे साहब, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। आपको अभी तक उसका सबब ही नहीं मिला, आपको उसकी वजह ही नहीं पता लगी। किस टाइप की कार्रवाई करा रहे हैं आप? दुख की बात यह है सर कि आप लोग जो बड़े बड़े वादे करके आए थे, बड़े बड़े आपने कहा था कि कानून व्यवस्था बदल देंगे, ये दर्शाता है इस बात की तरफ ध्यान लोगों का कि आप लोग अपनी तो प्रोटेक्शन कर नहीं सकते, आप लोगों की तो नहीं कर पाएंगे। आप इस काम में नाकामयाब रहे हैं। और त्रिपाठी साहब, आप जब यहां आए और आपने जब ये सब बातें बोली तो मेरा जिसे कहते हैं शक यकीन में बदल गया
कि आप लोग सचमुच हाथ उठा चुके हैं और आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है। यहां पे एक सवाल उठता है, यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आप लोगों को कहना चाहिए था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बम पहुंचे कैसे, इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, आप ये बताइए कि कौन है सस्पेक्ट इसमें, आप बताइए कौन सी एजेंसीज कार्रवाई कर रही हैं आपकी तरफ से। इन तीनों सवालों के जवाब आप नहीं दे पाए त्रिपाठी साहब, दुख की बात तो यही है। ठीक है, और साथ ही उन्होंने कुछ साजिश की बात की, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले सुरक्षा के से जुड़े सवाल ले लेते हैं। नहीं भाई, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा अगर आप ये दावा करते हैं कि जब बीएसपी की सरकार थी तब 100 के 100 कैमरे काम करते थे, हमने बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे, और बाद की सरकारों ने उन इंतजामों को रोल बैक कर दिया, हटा दिया, तो ये यकीन करना मुश्किल होगा। वैसे जिन जिन लोगों ने राज किया, किसी ने व्यवस्था ही नहीं बनाई कि विधानसभा को सुरक्षित होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट रही है उत्तर प्रदेश में, तब तक आपने देखा कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सक्षम तरीके से, विधानसभा की सुरक्षा को लेकर कोई माकूल इंतजाम क्यों नहीं है? आपने देखा कोई किसी स्कैनिंग के गेट क्यों नहीं है? हेलो जी, देखिए, अब से मैं वही बता रहा हूं, जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट में आपने देखा कोई भी फसाद, कोई झगड़ा, किसी तरीके इस तरीके की कोई घटना हमारे उसमें नहीं थी। वो अलग बात है, उस पर बाद में मायावती अभी जब विधानसभा तक की प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, आपने देखा कि किसी तरीके का क्राइम, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई हिंदू मुस्लिम, नहीं भाई, वो अलग मुद्दा है। देखा आज हम हमारी सरकार विधानसभा में की नहीं बात हुआ। कर रहे हैं, और जब विधानसभा की सुरक्षा बहुत अहमियत रखती है। अगर विधानसभा की सुरक्षा नहीं होगी तो राज्य की जवाब सुरक्षा दे रहा नहीं कर हूं, मैं सकते। वहीं आ रहा हूं नरेश जी वहीं आ रहा हूं। तकरीबन 3-3.5 महीने सरकार बने हुए हो गए योगी जी की। क्या इन्होंने अब तक यही नहीं देखा कि जहां सदन में बैठने जा रहे हैं, क्या उसके सिक्योरिटी सिस्टम ठीक है या नहीं है, कैमरे जो लगे हैं वो ठीक है या नहीं है? आज ये दूसरों के ऊपर अपना इल्जाम मढ़ देते हैं कि जी वो ऐसा है कि कोई पाकिस्तानी, कल जो प्रवक्ता बैठे थे बीजेपी के, कि कुछ पाकिस्तानी विचारधारक ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जो सदन में आते हैं। तो आप ये देखिए इनकी मानसिकता किस तरीके से दर्शाती है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि 100 कैमरे में से सिर्फ 94 कैमरे काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे गवर्नमेंट भी, मुझे लग रहा है कि सिर्फ इसी तरीके से फेल है इनकी, कि जिस तरीके से कैमरे फेल हैं इसी तरीके से गवर्नमेंट भी फेल है। कि जो 94% तक मेरा मानना है कि बिल्कुल विफल है ये गवर्नमेंट, और बीजेपी इस गवर्नमेंट को मुझे लग रहा है कि राम भरोसे ही चला पा रही है, भगवान भरोसे ही हम लोग हैं। हमें लग नहीं रहा कि जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हम लोग, तो फिर हम आवाम की कैसे सुरक्षा करेंगे? ठीक है, तो बहुत दुख की बात है ये कि हमें सोचना चाहिए, और देश भी और प्रदेश भी सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये लोग हाथ उठा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं बीजेपी वाले। इन्हें तो सोचना चाहिए, और जनता भी ये देख रही है। आगे इसका मौका मुझे लगता नहीं है कि जनता इनको दे पाएगी। ठीक है, और बहुत बड़े निराशा होती है जिस वक्त ये हिंदू मुस्लिम की बातें करने लग जाते हैं कि जी वो उन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया। तो आपको किस लिए सत्ता में बिठाया, आपको किस लिए इतना बड़ा पद दिया, क्यों दिया फिर हम लोगों ने? हमें तो नहीं देना चाहिए इस हिसाब से, आप लोगों को ये पद देना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं भाई। द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। द्विवेदी जी, आपका मैं टेक चाहूंगा, क्योंकि आप डीजीपी रहे हैं स्टेट के। विधानसभा की सुरक्षा को लेकर ये उदासीनता, ये रवैया लगातार रहा है, या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में हुआ या पिछले कुछ महीनों में हुआ? ये स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? मेरी समझ में ये पहले भी ऐसा ही रवैया रहा है, और अब इस वक्त ये घटना हो गई इसलिए ये चीज़ पकड़ी जा रही है। नहीं तो जो भी स्टाफ वहाँ पर है वो पूरी तरह मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा है, ये तो निश्चित रूप से है कि उन्होंने नहीं देखने की कोशिश की। और दूसरा ये भी है कि जो मोराल है, जो मनोबल है चेकिंग का या चेकर्स का, जो चेक करते हैं पॉइंट्स पे, चाहे सिपाही हो चाहे दरोगा हो, उन लोगों का हाई नहीं है। और पिछली गवर्नमेंट में भी हाई नहीं था। वो डरते थे एमएलए साहब से क्या कह देंगे, फलां से क्या कह देंगे, वो नाराज़ ना हो जाए। और वो स्थिति वर्तमान सरकार भी अभी तक बदल नहीं पाई है। तो वही वो जब तक ये नहीं बदलेगा, जब मैं डीजीपी था तो अगर कहीं पर ऐसा मौका आया कि एक्सरे के थ्रू गुजरना है तो सबसे पहले मैं एक्सरे के थ्रू गुजरता था। यद्यपि सब कहते थे यार साहब आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन मैं सबसे पहले एक्सरे के उससे जाता था, चेकिंग अपनी करवाता था। तो जब तक ये एक तो ये कल्चर डेवलप होनी चाहिए एमएलएज में भी, और जो भी चाहे मंत्री हो कोई भी हो, कि हमें सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है हम अपनी भी चेकिंग करवाएं। इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है, और किसी की इज्जत इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि ज़रा सी बात पर बेइज्जती हो जाए। तो दूसरा ये है कि मोराल, जो मनोबल है वो बढ़ना चाहिए हमारे पुलिस स्टाफ का, जो वहाँ चेकिंग करता है, या जो भी स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ वहाँ पर चेकिंग करते हैं,
उनका मोरल हाई होना चाहिए कि वो हिम्मत कर सके चेकिंग करने की, ठीक है। कह सकेंगे नहीं साहब ये हमारी ड्यूटी है, ये हम करके तभी आपको जाने देंगे। बिल्कुल ये आवश्यक है। स्थिति में मैं कहूंगा कि कोई पहले से अंतर नहीं हुआ, बस ये अंतर नहीं हुआ, है। पहले लगभग भी कोई बहुत हालात बढ़िया अब ये चेकिंग मामला नहीं निकल थी कर या इस बहुत तरह से सामने आ ज्यादा रहा नहीं, है। बस ये आपके मौका हुआ ये। ठीक है। अभय सर, सवाल मेरा आपसे है, जी। मैंने देखा जब रजनीकांत जी बिल्कुल कह यही रहे स्थिति थे, है। मैं- जब रजनीकांत जी कह रहे थे कि जिन लोगों को करना था उन्होंने नहीं किया, हमने तो देखिए पूरी कोशिश की, तो आप हंसे। लेकिन जब वोटर देख रहा होगा तो वो भी हंस रहा होगा कि रो रहा होगा? देखिए, वोटर तो अगले चुनाव का इंतजार कर रहा होगा मेरा मानना ये है, और उसके लिए रजनीकांत जी को सतर्क हो जाना चाहिए, वरना उनके लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, और ये एक के बाद एक सरकारें लगातार उसको देख रही हैं। जब से कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व टूटा है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में सरकार बड़ी मुश्किल से ही 5 साल तक चलती है। पहले 2 साल के बाद ही हर सरकार का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो जाता है, और योगी सरकार को तो बहुत शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और अभी तक मुझे नहीं लगता कि उनके पास ऐसी कोई विस्तृत और गहन और एक बहुमुखी योजना है जिसके सारे वो अपनी समस्याओं से निपट पाए। जहां तक इस घटना का सवाल है और विधानसभा की सुरक्षा का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसकी जो अभी द्विवेदी जी ने बातें कही, उन सबसे सहमत होते हुए मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं, जिस पर अभी तक यहाँ चर्चा नहीं हुई है, कि एक इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होती है। जब तक आपके पास एक इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन नहीं होगी, तब तक आप विधानसभा समेत दूसरी सचिवालय और दूसरी सरकारी इमारतें और जो लोकतंत्र का, भारतीय राज्य का जो संस्था का ढांचा है, आप उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। उसी डॉक्ट्रिन के तहत एक सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो पूरी राजधानी पर और प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर डाली जाती है। द्विवेदी जी मेरी इस बात की तस्दीक भी करेंगे, मुझे यकीन है, और वो नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। मैं तो कहूँ उत्तर प्रदेश सरकार के पास ही नहीं है, वो भारत सरकार के पास ही नहीं है। दरअसल पिछली सरकारों ने भी इस काम को नहीं किया है, केवल मोदी सरकार की गलती नहीं है। ये एक समस्या है, और इस समस्या से मोदी सरकार चाहे तो निपट सकती है, और योगी सरकार भी चाहे तो इस संकट का लाभ उठाकर इसे एक अवसर में बदल सकती है, और वो कुछ विशेषज्ञों को बैठाकर कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड जो है और एक इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बना सकती है, जो पहले सोच विचार करके कागज पे बनेगी और उसके बाद उस पर अमल किया जाएगा। जब तक ऐसा काम नहीं होगा तब तक यही होगा साहब कि वहां पे स्कैनिंग के लिए गेट बना दो, वहां पर टेक्नोलॉजी कुछ गड़बड़ है उस टेक्नोलॉजी को ठीक कर दो, वहां पर 10 की बजाय 20 पुलिस वाले लगा दो। और जो द्विवेदी जी ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पुलिस वालों का मनोबल गिरा हुआ है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी पुलिस अफसर से सार्वजनिक रूप से बहस करते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, और फिर पुलिस अफसर का तबादला हो जाता है। आज मध्य प्रदेश की भी एक घटना इस तरह की सामने आ रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके कार्यकर्ता चाहे वो बजरंग दल हो या और कोई हो, बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, और वो थानों में घुस कर पुलिस के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों में बाधा डाल रहे हैं। तो ये सब पुलिस के लिए बहुत मुश्किल समय है। ठीक है। तो जब तक मुख्यमंत्री इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को और संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको संयमित रखने के लिए नहीं कहेंगे, तब तक पुलिस का मनोबल नहीं उठेगा। ठीक है, रजनीकांत जी जवाब दीजिए। आज हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपने कहा जिन लोगों को सुरक्षा करनी उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, तो सुरक्षा तो पुलिस को भी करनी है। पुलिस का अगर मनोबल गिरा हुआ है, जैसे कि द्विवेदी जी भी कह रहे हैं और अभय जी भी कह रहे हैं, तो सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कैसे होंगे? देखिए, किसी भी पुलिस के अधिकारी का मनोबल गिरा हुआ नहीं है, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं पुलिस प्रशासन का सहयोग करने के लिए। हम लोगों की भी स्क्रीनिंग हो, हम लोगों की भी जांच हो, हम लोग कहीं इससे भागने वाले नहीं हैं। और जो हमारे मित्र कह रहे थे, जैसे लगता था कि इन लोगों ने सरकारें नहीं चलाई हैं, इन लोगों के ज़माने में कभी कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई देश प्रदेश में कोई घटना नहीं हुई है, इस तरह की बात नहीं है। सबके शासनकाल में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं, और घटनाएं हुई है तो हम उसके विषय को लेकर बदलेगा नहीं, हम उसके विषय लेकर बदलेगा नहीं है, और हमारी सरकार गंभीर है, और हम पूरी प्रयास में है कि इस पूरी व्यवस्था को बदल दें, इस पूरी कानून व्यवस्था को फिर से एक बार पुनः इसकी समीक्षा करके इसको चुस्त बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि घटनाएं होती रहती हैं, रजनीकांत जी आप कह रहे हैं पुलिस का मनोबल गिरा हुआ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने सरकार में एसएसपी को बच्चों और बीवी समेत बिल्कुल नहीं गिरा हुआ है, छुपना पड़ता है, और आप कहते हैं कि मनोबल गिरा हुआ नहीं है पुलिस का।
जी नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के द्वारा किसी भी सहारनपुर में क्या हुआ याद है आपको? अधिकारी को नहीं, किसी को अपमानित करने का काम हमारी कार्यकर्ता नहीं करते। अगर करें जो भी, करें जो भी, बार बार हम लोग को बताया जाता है कि आपके पास करें जो भी, हम सम्मान पूर्वक बात करते हैं किसी से। अब आरोप लगाना दूसरी चीज है कि आप कुछ भी आरोप लगा दीजिए, लेकिन हम लोग बिल्कुल किसी भी अधिकारी का सबसे सम्मान। कल मैं गाड़ी से उतरा, अधिकारियों ने कहा कि नहीं उतर के जाइए, मैं उतर के गया। मैंने तो किसी से झकझक नहीं किया और ना मेरे पीछे आने वाले किसी विधायक ने झकझक किया। आराम से उतर के जिन सीमाओं से हमको गुजरने के लिए कहा, हम आराम से स्क्रीन कराते हुए आगे। आपने सम्मान की बात की तो मैं आपको याद दिलाता हूँ 2016 की एक तस्वीर मुझे ध्यान में आती है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान के जूते गीले ना हो जाए इसके लिए पुलिस वालों ने गोद में उठा रखा था, और आप कहते हैं बड़ा सम्मान करते हैं पुलिस वालों का। नहीं त्रिपाठी साहब, मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ। त्रिपाठी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने नहीं त्रिपाठी साहब सुन लिया आपकी बात, आपका पर्सनल मिसाल भी सुन ली। हमेशा पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं। त्रिपाठी साहब नहीं, अब मैं एक बात बोल रहा हूँ, बहुत देर सुन ली मैंने आपकी बात, अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा। ठीक है, आपने शुरुआत में आके इतना बोल दिया। त्रिपाठी साहब ये बिल्कुल गलत बात है, सुन लीजिए, ये गलत आरोप है, आरोप लगाना है तो कुछ भी आरोप लगा। देखिए हम ये कह रहे हैं कि आपने शुरुआत में आके बोल दिया कि पिछली सरकारों में भी ये कमी थी, ये थी। भाई साहब चुनाव तो आप लोगों ने इस आधार पर लड़ा था कि आप में फर्क है, आप सबसे अलग है, तो आज आपने बात मान ली कि आप में कोई फर्क है नहीं, ना कोई ऐसा खास आपके अंदर कोई क्वालिटी है। नहीं सुनिए त्रिपाठी साहब, मैंने आपको हस्तक्षेप नहीं किया था जब आप बोल रहे थे, सुन लीजिए मेरी बात। मैंने ये कहा, दूसरी बात त्रिपाठी साहब, आप कह रहे हैं यहाँ पे हम बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं अफसरों का। आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, 100 दिन के अंदर अंदर एक औरत खड़ी होती है गुंडों के सामने और उसका तबादला हो जाता है। जब बाकी देश उसे वाहवाही दे रहा है, आप लोग उसका तबादला करवा देते। वो जो लोग हैं खुद कह रहे हैं हम बीजेपी वाले हैं, धमकी दे रहे हैं कि तबादला करा देंगे, तो या तो आप कह दीजिए वो सच नहीं बोल रहे थे, या ये बता दीजिए उस औरत का तबादला क्यों हुआ। दूसरी बात, अरे त्रिपाठी साहब आप अपनी मिसाल दे रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए, कल ही एक भाजपा के नेता, एक भाजपा के विधायक लड़ने खड़े हो गए, बोले कि मेरे जो 7 आदमी है उसे अंदर जाने दो, हालांकि उसके पास सिक्योरिटी पास नहीं है क्योंकि उसे फाइल कैरी करनी है मेरी। ठीक है, संजय गुप्ता नाम है उस विधायक का, पूछ लीजिए आप जाके। उन्हें कल लड़ पड़े जब पुलिस वाले बोले, जब पुलिस, आप मनोबल की बात करते हैं, मनोबल इसलिए तो टूट रहा है आपके नेताओं की वजह से। ठीक खान साहब, त्रिपाठी जी एक और अहम सवाल है, आपने पिछले जवाब में कहा था कि एक साजिश हो रही है, विधानसभा की सुरक्षा को लेकर सवाल था त्रिपाठी जी। और अब परसों से देखिएगा, परसों से सदन चलेगा, देखिएगा हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक, हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद आग्रह किया है सभी अपने विधायकों से सदन के अंदर कि आप सब लोग हमारा सहयोग करें इस कार्य में। तो आप सब लोगों को आपके पहले 100 दिन देख के त्रिपाठी साहब भरोसा नहीं होता, दिल नहीं मानता। मुझे एक बात बताइए त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, आपके पास अब आगे का प्लान क्या है? क्योंकि ये पीटीएन पकड़ाया मामला दब जाए ऐसा तो नहीं है, सीसीटीवी से कुछ भी नहीं निकला, अब कैसे पकड़ेंगे आपकी किसने वहां पर रखा? ये मामला बिल्कुल दबा नहीं है और ना दबेगा। हाँ। हम इसकी सतह तक जांच करा के जब तक इसका खुलासा नहीं कर लेंगे, हाँ। और जब तक इन लोगों को दंडित नहीं करा लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए। और हमारी यहाँ पे आप बेबसी और लाचारी का इजहार कर रहे हैं त्रिपाठी साहब आके जी हमसे पहले वाले लोग, उन्होंने पूरी वो तैयारी नहीं की, उनकी कमजोरियां हम कहीं लाचार नहीं है। आप लोग सचमुच इतना बड़ा फेलियर हुआ है, अहंकारी होने की जगह आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए गलती हुई, आप लोगों को नए बंदोबस्त करना चाहिए जल्दी से जल्दी। आप नहीं, मैं आपकी बात मान रही हूं, आपकी आलोचना और आप लोगों का भी सहयोग चाहते हैं, मीडिया का सहयोग चाहते हैं, अपने सहयोगी दलों का सहयोग चाहते हैं कि हम इस व्यवस्था नहीं, संकट के घड़ी में एक दिन में खराब नहीं हुए, 3 महीने में खराब नहीं हुए होंगे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, चाहे बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, कि बम रखे जाके असेंबली में, ऐसा होता ही नहीं है पूरे देश में, ऐसा नहीं होता। ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, देश की संसद पर हमला हो जाता है और आप कहते हैं कि किसी की हिम्मत नहीं हुई विधानसभा में कुछ रख दे, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। देश की संसद पर हमला हुआ था, याद है कि नहीं है? आप मुझे बता दीजिए इन लोगों ने क्या कदम उठाए हैं, चलिए छोड़िए, कहीं ना कहीं क्या नए कदम उठाए हैं। ये हर सरकारों का शायद ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा कि निश्चित होकर सो जाओ, हमारी विधानसभा सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा, कैमरे खराब होने दो, सिक्योरिटी नहीं है होने तो हम तो सेफ, हमको कुछ नहीं होगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही है जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। ब्रेक लेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यूपी में सुरक्षा को लेकर चिंताएं हमेशा से रही, लेकिन अब जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो और चौंकाने वाले हैं। खबर जो आ रही है और चिंतित करने वाली है। विधानसभा यानी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इमारत, जहां पर सबसे अच्छे सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए, वहां पर पहले विस्फोटक मिला, आपको पता चला। अब जो कैमरे लगे थे 100 सुरक्षा के लिए, उसमें से सिर्फ 6 काम कर रहे थे, बाकी 94 बेकार। यानी 100 में से सिर्फ 6 नंबर मिलते हैं इस सरकार को विधानसभा की सुरक्षा के मामले में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सुरक्षा में फेल हो गई है जहां तक विधानसभा की सुरक्षा की बात है। यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह ने कहा कि मामले की जांच एनआईए करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा की सुरक्षा अब बढ़ाई जाएगी। इस मामले में थाना हजरतगंज में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और उसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण की एनआईए से विवेचना कराने के लिए लिखा गया है। इसके बाद जैसी उसमें कार्रवाई होगी उससे किया जाएगा। शासन से इस संबंध में जाएगा, हमने गवर्नमेंट को लिख दिया है, उसके आगे कार्रवाई एनआईए करेगी। सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ की जा रही है, लेकिन उसका डिटेल दिया जाना उचित नहीं होगा। मेहमान सब हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीकांत जी, एक बार फिर आपके पास ही आऊंगा। ब्रेक से पहले आपने कहा था कि विधानसभा से अगर कैमरे खराब हैं, सुरक्षा अगर पूरी नहीं है, तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। अब दर्शक सुनना चाहेंगे कि वो क्या साजिश है। साजिश खुलकर बताइए और नाम भी बताइए। देखिए, साजिशें करने वाले ताकतें अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो साजिश है अगर कोई घटना कारित होती है तो, और वो नाम जब सामने आ जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा। चूंकि अभी वो जांच का विषय है, एनआईए उसकी जांच करेगी, पता लगाएगी कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया, और बिना साजिश के कोई घटना कारित नहीं होती। तो बिना, इसके पीछे बिना वो कौन से ताकतें हैं जो काम कर रही थी, ये जांच का विषय है। और ये जब तक नहीं, ये निश्चित तौर पर ये जांच होगा। और देखिए, कोई भी घटना, कोई भी अपराध, इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई मानसिकता काम करती है। उस मानसिकता, उस साजिश के बारे में जांच के पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जांच होगा, वो चेहरा भी सामने आएगा आपका, वो नाम भी आपके सामने आएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, जांच करने दीजिए निष्पक्ष रूप से। ठीक है। और जांच की प्रक्रिया के बारे में न हमको जानकारी हो सकती है, न समाज को ये चीजें मैं जांच की प्रक्रिया में जा नहीं रहा था, जहां से क्योंकि ये बहुत गोपनीय विषय होता है जांच का। जो एजेंसियां जांच करती हैं वो अपने गोपनीयता को बरकरार रखते हैं। थोड़े समय का धैर्य रखिए, वो नाम भी खुलासा होगा, वो एजेंसी का भी खुलासा हो जाएगा। खाली पैकेज दिखा दीजिएगा, अंदर सामान गायब निकलेगा तो फिर लोग बोलेंगे देखिए, इतनी बड़ी घटना, देखिए इतनी बड़ी घटना अगर होती है तो बिना किसी साजिश के नहीं होगा, बिना किसी गलत मानसिकता आदमी के अडॉप्ट किए नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई ताकत है। लेकिन ये सारी चीजें जांच का विषय है, जांच होगा, नाम स्पष्ट हो जाएगा, वो चेहरे भी आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन बिना जांच किए हम लोग किसी बात पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है, यहाँ पे अभय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, सुरक्षा का प्रश्न एक ऐसा है कि अगर उसको ढीले ढाले तरीके से लिया जाए और उसमें ठीक से कदम ना उठाए जाएं और पहले से पेशबंदी करके रोकथाम अगर ना की जाए तो फिर एक सिक्योरिटी सिंड्रोम पैदा होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही टॉप हैवी किस्म की सिक्योरिटी लगाई जाती है और उसमें पूरे समाज को दिक्कत होती है, उससे ट्रैफिक जाम होते हैं और बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। इसलिए ये एक ऐसा मौका है। ठीक है, सरकार से गलती हो गई, पिछली सरकारों से भी गलती हो गई, एक निरंतरता में गलती हुई। ये एक ऐसा मौका है कि टीवी पर बहस में पॉइंट स्कोर करने की बजाय मोदी सरकार और उसके प्रतिनिधियों को चाहिए कि वो तुरंत ही कुछ विशेषज्ञों को बैठाएं और इस पूरी समस्या के ऊपर जांच करें कि न केवल लखनऊ बल्कि लखनऊ से लेकर और तमाम दूसरी जगहों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और एक गहन योजना कैसे बनाई जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसी तरीके की और तमाम सारी घटनाएं होती रहेंगी और उनकी काफी सरकार को बहुत ज्यादा जवाबदेह
होना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, और उसका नुकसान शायद बहुत ज्यादा होगा इस बार, तो गनीमत रहेगी, उस तरह का कोई नुकसान। अभी जी की बात में मैं एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस रिव्यू के दौरान इन्हें जितने भी सिस्टम्स हैं जिनमें कमजोरियां निकालना पड़ेगी। आपके कलीग ने एक बात कही थी जो शुरुआत में रिपोर्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो कैमरे काम भी कर रहे हैं वो सिर्फ 7 दिन तक की रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो अगर मान लीजिए 7 दिन पहले से कुछ हुआ हो तो वो दैट इज लॉस्ट, और हाथ से चला गया। नरेश जी, एक छोटी सी कल्पना ये कीजिए, अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती विधानसभा में, तो उसके राजनीतिक और सामाजिक परिणाम कितने खराब होते और कितने दूरगामी होते। बिल्कुल, समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ता, राजनीति का उसके ऊपर क्या असर पड़ता, पूरे देश के अंदर तहलका मच जाता, उत्तर प्रदेश में तहलका मच जाता और बहुत ही मुश्किल होती। ये तो खुशकिस्मती थी कि ऐसा नहीं हुआ और वो पकड़ गए, और ऐसा न हो पाए दोबारा, इसके लिए तो बहुत गंभीरता प्रदर्शित करनी चाहिए। दर्शकों को शायद जानकर काफी हैरानी हो, वो तमाम लोग, अगर आप अपने ऑफिस में, घर में सीसीटीवी रखते हैं तो रात में वो चालू रहे, इस बात को खास तौर पर इंश्योर किया जाता है कि 24 घंटे चालू रहे, तब सुरक्षा का मतलब है। लेकिन यूपी की विधानसभा में 100 में से सिर्फ 6 कैमरे काम करते मिले। वो 7 दिन की रिकॉर्डिंग रखते हैं और रात को बंद कर दिया जाता है। अपने आप में बहुत ही बड़ी लापरवाही है, पता नहीं किसका यह आइडिया रहा होगा। द्विवेदी जी, सवाल मेरा आपसे यह है, एक खबर यह निकल कर आई कि मौलाना मसूद अजहर का कोई बयान आया है जिसमें वो धमकी दे रहा है मोदी साहब को और योगी साहब को कि निशाने पर हैं, और इस बार जो होगा अटैक होगा वो विस्फोट हम बारूद से नहीं करेंगे, किसी केमिकल से करेंगे। क्या पीटीएन को हम उस केमिकल की श्रेणी में उस तरह से देख सकते हैं क्या? और दूसरी बात, क्योंकि मसूद अजहर संसद तक पर हमला कर चुका है, अब विधानसभा से ये सब चीजें मिल रही है, तो आपको लगता है कि ये तार वहां से जुड़े हो सकते हैं? क्योंकि ये जो केमिकल था पीटीएन, ये या तो सेना के पास होता है या फिर आतंकवादियों के पास होता है। कितनी गुंजाइश है इस बात का? उसके बयान से कुछ जोड़ है क्या? हाँ, सेना, देखिए ये सेना के पास मिल सकता है या जो माइनिंग वाइनिंग करते हैं उनके पास भी मिलता है। और अगर आप कभी माइनिंग वाले क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर जितना उन्हें दे दिया जाता है ठेकेदारों को और जिसको, वो अनप्रोटेक्टेड और अनअकाउंटेड दे दिया जाता है, और उसमें से काफ़ी एक्सप्लोजिव जो है वो इधर उधर दाएं बाएं हो जाता है। ये जो नक्सलाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी वही करते हैं जो ज्यादातर माइनर्स के पास होता है। लेकिन ये माइनर्स तो आरडीएक्स यूज करते होंगे, पीटीएन यूज करते हैं क्या माइनर्स? ये आवश्यक है कि मतलब एक्सप्लोसिव कौन सा करते हैं हम तो जरा मुश्किल है बता पाना, लेकिन पीटीएन जो है, द्विवेदी आपको बता दूं, पीटीएन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पीटीएन वो विस्फोटक है जो अलकायदा यूज करता है, आईएसआईएस यूज करता है। ये बहुत दुनिया के 5 सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक है ये, और इसको डिटोनेट करना इतना आसान नहीं है जिस तरह से आप आरडीएक्स को डिटोनेट कर सकते हैं टाइमर लगा के। नहीं, ये वो आप ठीक कह रहे हैं कि इसके मतलब आतंकवादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजेस है कि जल्दी डिटेक्ट नहीं होता, पाउडर फॉर्म में ले जाइए या वैसे ले जाइए, सॉलिड में ले जाइए, मतलब ये सब जो बातें हैं ये आप सही कह रहे हैं, जल्दी इसको कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन कोई स्मेल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी अवेलेबिलिटी तो मतलब कहीं, मतलब ये तो एग्जैक्टली कहाँ से, लेकिन ये है कि निकल सकता है, सेना से भी निकल सकता है, कोई आश्चर्य की चीज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें पुलिस से, सेना से निकल जाती हैं आर्म्स एम्युनिशन की, और विदेशों से भी आ सकता है, दोनों तरह से संभावना है उसके आने की। तो ये संभव है, जैसा आप बता रहे थे मसूद अजहर के बयान से, कि उसके प्रयत्न से आया हो या उन लोगों को जो ऐसे मॉड्यूल्स हो यहाँ पर जो लाने का कोशिश कर रहे हैं और इससे मिले हों, इसकी कोई संभावना से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है नईम भाई, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि अब खबर ये निकल कर आई कि कल पहले 12 तारीख को पीटीएन निकल के आया, उसके बाद कल एक और वहां पर पुड़िया मिली जिसमें केमिकल मिला था, ये था मैग्नीशियम सल्फेट। क्या इसके बारे में आपके पास कोई जानकारी है क्या? ये अपने आप में सिक्योरिटी का एक और लैप्स है या आपको लगता है एक साथ ही रखे गए होंगे और अब एक एक करके निकल रहे हैं? देखिए, इसमें मेरे को तो कोई जानकारी है नहीं, मैं कोई एनआईए की कोई टीम नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। आपने मुझे बुलाया, मैं टीवी पे पहुंचा हुआ हूँ। दूसरी चीज मैं यही कह रहा हूँ कि अभी भी आप देखिए, सवाल आपसे इसलिए था कि मैं मान के चल रहा था कि आप भी एक आक्रामक मुद्रा में होंगे और आपके अपने एक्सप्लोसिव भी तैयार होंगे। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं
मैग्नीशियम सल्फेट पीईटी है जी। आप भी देख रहे हो, मैं भी टीवी देख रहा हूँ कि आप 24 घंटे के अंदर अभी भी जो लोग अंदर आ रहे हैं ना तो उनको पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है, ना उनकी डिग्गी चेक करी जा रही, बस एक आई कार्ड दिखा रहे हैं और वो बंदे अंदर जा रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बहुत ज्यादा खामियां हैं जो अभी तक पूरी तरीके से चेक नहीं हो रहे हैं। अभी भी देखिए एक मोटरसाइकिल अंदर आती है और उसको कोई चेक नहीं कर रहा, उसमें डिग्गी है, कोई चेक नहीं कर रहा, क्या है क्या नहीं, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। तो ये कमियां तो खुद गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, जो वहां के सिक्योरिटी सिस्टम के इंचार्ज हैं उनको इसमें देखना चाहिए कि हर आदमी को बिना स्कैन किए, बिना बाइक को स्कैन किए, गाड़ियां हो गई सारी चीजें, उसको अंदर कोई आने नहीं देना चाहिए। लेकिन अभी भी आप अच्छा नहीं होता नहीं भाई कि बीएसपी की सरकार में भी इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता। कोई ये व्यवस्था तो पुरानी, अगर ये अव्यवस्था है तो ये तो पुरानी अव्यवस्था है। विधानसभा में ऐसा विस्फोटक मिला हो, नहीं तो विस्फोटक मिलने के बाद व्यवस्था होगी, ये किसने बोला है? व्यवस्था तो पहले से होनी चाहिए ना। करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आप अपनी टीवी पे भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। अगर आप आते हो तो सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी सिस्टम से पूछते हो कि भैया क्या क्या सिस्टम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्या अभी 100-150 दिनों में इन्होंने ये भी चेक नहीं किया कि सिक्योरिटी सिस्टम में कैमरे ठीक कर रहे हैं काम या नहीं कर रहे हैं? तो ये कमियां जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, योगी जी की तरफ से हैं। उसे देखना चाहिए कि हाँ क्यों नहीं हो रहे ये एक्टिव। आपके सिक्योरिटी सिस्टम को बुला के पूछिए कि 100 कैमरे लगे आए थे, 100 में से 6 क्यों एक्टिव है, ये जो 94 है कैमरे ये क्यों क्या खराब हो रहे हैं? इनकी तो पहले से चेक करनी चाहिए थी ना सारी चीजें। और देखिए जिस तरीके से मैं अभी भी पूर्व डीजी साहब बैठे हैं, ये बता रहे थे कि पुलिस का मनोबल जितना भी डाउन किया जा रहा है, तो यहाँ खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आपने सहारनपुर की घटना देखी, मेरठ की देखी, भी बुलंदशहर में जो एसपी ट्रैफिक थी उनको हटा दिया गया, उनके साथ खूब बीजेपी के लोगों ने खुद बदमाशी करी, गाली गलौज करी, फिर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरीके की घटना वो सही कह रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी सिस्टम से आता होगा कोई बंदा और जहां उन्हें धमका दिया होगा सिक्योरिटी वाले, अरे कौन हो आप, हम बीजेपी के लोग हैं, कैसे हैं? और आप देख ही रहे हैं जैसे गोरक्षक दल बैठा हुआ है, आम लोगों को मार रहे हैं। आपका बजरंग दल हो गया, भगवा दल हो गया, इस तरीके से जो लूट मार, लड़ाई झगड़े, गोरक्षा के नाम पे किसी की भी हत्या कर देना, उस पे आज तक भी किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया कि भाई ये गलत है। लेकिन फिर भी होता जा रहा है। आप भी देख रहे हैं क्योंकि समाज को बांटने की कोशिश करी जा रही है। जिस तरीके से एक हिंदुस्तान में माहौल इतना खराब कर दिया गया कि उसे हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हिंदुस्तान के सभी नुमाइंदे हैं, 125 करोड़, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। वो हिंदुस्तानी है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। उन्हें एक नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन उस पे आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई आज तक बयान नहीं दिया, कोई इसी घटना की निंदा नहीं करी है, कोई ट्वीट नहीं करके कहा कि आप मुसलमानों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आप दलितों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं, आप सिखों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इस तरीके की घटना हो रही है, ये बहुत चीप घटना है और इस पे आज तक ना योगी जी का बयान है, ना मोदी जी का बयान है। और मैं अभी टीवी पे देख रहा था, बहुत पहले का है जो मोदी जी जवाब मांग रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से कि जो आतंकवादियों को जो धन मिल रहा है वो कहां से आ रहा है, वो तो आरबीआई के हाथ से आता है, उससे आता है, तो उस पर जवाब दे माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार जवाब दे। जो जिस तरीके की ये बाहर से आतंकवादी आ जाते हैं, सारी सीमाएं तो भारत सरकार के अंडर में आती हैं, तो भारत सरकार के अंदर में जितनी भी है क्या नाम है आपका मिलिट्री है, नेवी है, सारी उनके अंदर में आती है। ये क्यों नहीं बता रही हैं? तो उस पर जवाब तो देना चाहिए ना इनको भी। अब तो इन्हीं के हाथ में है सारा सिस्टम, सारी सीमाएं इनके हाथ में है, सारी मिलिट्री इनके हाथ में है। आप जिन अटैक्स की बात कर रहे हैं, गतिविधियां जिन अटैक्स की बात कर रहे हैं, उस पर मोदी साहब 2 बार हालांकि बोल चुके हैं, गौरक्षकों को काफी डांट पिलाई, उसका कोई फायदा हुआ नहीं। कथित गौरक्षक मैं कहूंगा, कोई फायदा उसको हुआ नहीं। देखिए आज तक किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। अब्बास साहब की बात सही है और कार्रवाई हुई है, ठीक है। वो एक अलग मुद्दा। देखिए हाँ, वैसे आपने सही कहा, हालांकि आज के टॉपिक का वो आज के डिबेट का टॉपिक नहीं है, मगर मैं इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। एक महसूस होता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक हवा बनाई जा रही है और ये इसमें प्राइम मिनिस्टर की साइलेंस और चीफ मिनिस्टर की साइलेंस बहुत ही डैमिंग एविडेंस होती है एक तरीके से देखा जाए। मगर मैं उस विषय पे अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि आज का टॉपिक सुरक्षा है। मैं पार्लियामेंट की बात करना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था उसके बाद क्या सिक्योरिटी मेजर्स इंस्टॉल किए गए। मैं आपको बताता हूँ, अभी पार्लियामेंट में अगर आम आदमी जाना चाहे 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी के जरिए गुजरना पड़ता है। आप प्रेस के सदस्य हैं, आप जानते हैं आपको एक अलग प्रोसीजर है आप लोगों की स्क्रूटिनी का, कैसे आप लोगों का बैकग्राउंड चेक होता है। अगर अफसर होते हैं आप, अफसरों का 2-2, 3-3 महीने पहले वेटिंग होती है, चाहे आप आईएएस अफसर हो चाहे कैसे हो। जब आपका ऑफिसर्स गैलरी वाला पास बनना होता है, आपकी गाड़ी अंदर घुसती है, तब उसके 2-3 चेकिंग होती है। उसके अलावा आपको याद है वो आम आदमी पार्टी के वो थे सांसद, वो चले गए थे अंदर वीडियो बनाते हुए, उस पर कितना बड़ा बवाल हुआ था। स्टैंडिंग कमेटी बैठ गई थी, अभी भी उनको उसमें सजा सुनाई जाने वाली है, जो भी उन्हें रिप्रिमांड किया जाए। ये सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स
यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे। आपको दिख रहा है यहाँ कमी है, यहाँ कंफ्यूजन है। एक बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया था अभी जी ने, सुस्ती नजर आ रही है इस अप्रोच में, और यही तो है, आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए। ये बताइए खान साहब, इसलिए हमें कमी दिख रही है। सुस्ती 3 महीने में कर दी गई, ये पुरानी सुस्ती है? देखिए, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल, बड़े बड़े नहीं, मैं आपका जवाब, मैं आपको बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं, अगर जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं ना, तो लोगों की उम्मीदें भी बड़ी बड़ी हो जाती है। जब आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी वादे करते हैं तो आपसे उम्मीदें भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाती है। इन लोगों से इतनी बेसिक उम्मीद थी कि लॉ एंड ऑर्डर बेसिक लेवल पे संभाल सके, अपने ओन विधायकों का मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये सुस्ती पुरानी है या 3 महीने में सुस्ती हो गई? मैं मानता हूं ये पिछले 3 महीने में हुई है, और मैं बताता हूं क्यों। जैसे मतलब सारे कैमरे 3 महीने में खराब मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूं आपको क्यों। जैसे अब्बास साहब ने और बाकी पैनलिस्ट ने आपको बताया, एक माहौल बनता जा रहा है यूपी में जिसमें प्रशासन पे दबाव डाला जा रहा है, चाहे IAS अफसर हो, चाहे IPS अफसर हो। अगर आप भाजपा वालों से लड़ेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हुआ है, आपके सामने मिसालें हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं ओपिनियन या राय आपके सामने अपनी बयान कर रहा हूं। दूसरी बात, इन्होंने जो बात बताई, यही मैं आपका ध्यान दर्शा रहा था। बम डिस्कवर हुआ, उसके बाद इन्हें अपनी एकदम कस लेना चाहिए थे सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। मगर कल संजय गुप्ता जी, जो इनके विधायक हैं, खड़े हुए लड़ रहे दरवाजे में कि अनऑथराइज्ड पर्सन को मैं साथ ले जाना चाहता हूं क्योंकि मेरी फाइल कैरी कर रहा है, और पुलिस वाले कह रहे हैं जनाब इनकी क्लियरेंस नहीं है, पास बनवा लीजिए, और वो खड़े हुए लड़ रहे। जब भाजपा वालों की ये मेंटालिटी है तो मनोबल नहीं टूटेगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, इसलिए तो बेचारे मजबूर हो जाते हैं। और ये आज त्रिपाठी साहब यहाँ आए हैं, खुद को भी शर्मिंदा कर रहे हैं, अपनी पार्टी को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। जवाब हमें कुछ नहीं मिल रहा, बस। ठीक है अभय सर, आपसे एक बार समझना चाहूंगा, इस पूरे मामले की गंभीरता को किस तरह से समझा जाए? एक मैंने मसूद अजहर की बात की कि क्या उसके स्टेटमेंट को इस घटना से जोड़कर देखा जाना चाहिए क्या, या आपको लगता है कि उन संगठनों का तरीका अलग होता है और ये तरीके उस तरह के नहीं थे? देखिए, इस घटना की गंभीरता को न हमें बढ़ा चढ़ा के आंकना चाहिए और न ही कम करके आंकना चाहिए। मसूद अजहर जैसे तत्व हैं, ये सही है कि वो संसद पे हमले में उसकी भूमिका थी, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ये आतंकवादी या बहुत लंबे अरसे तक कोई हिंसक कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को रोशनी में रखने के लिए और अपने सुर्खियां बनाने के लिए कुछ इस तरीके के बयान दे देते हैं। मुझे तो इस बयान में बहुत ज़्यादा गंभीरता नज़र नहीं आती मसूद अजहर की। और वैसे ये भी सही है कि उनके इस तरह के आतंकवादियों के काम करने का तरीका दूसरा है। अगर उन्होंने इस काम को, उस साजिश की होती तो फिर वो वहां पर पाउडर नहीं मिलता, फिर तो मुझे लगता है कि वो विस्फोट ही हो जाता और भी कोई भयानक और खौफनाक बात हो सकती थी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इस मसले की गंभीरता को कम करके आंकें। मैं एक बार फिर जोर देकर कहना चाहूंगा कि योगी सरकार के सामने ये एक मौका है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए एक सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन डेवलप करें, का विकास करें और सारे देश के लिए एक नमूने के तौर पर पेश करें। बिल्कुल सही, इस तरह से मिसाल के तौर पर पेश करें ताकि दूसरे प्रदेश भी इसको अपनाएं और साथ में केंद्र सरकार भी उससे एक सबक इबरत हासिल करे। देखिए, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर हमारे पास में कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी ऐसी जानी बूझी चाक चौबंद सारी दुनिया के पैमाने पर सिक्का बंद किस्म की व्यवस्था जो एक आम नियम हो जिसके आधार पर एक पूरी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सारे देश में लागू की जा सके, जिसमें नागरिक अधिकारों की भी रक्षा हो और सार्वजनिक जीवन में भी लोगों की सुरक्षा हो, ऐसी हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पूरी की पूरी सरकार सख्ते में आ जाती है, मंत्री सख्ते में आ जाते हैं। जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बोलते हैं उससे भी लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो हजारों बार बोली जा चुकी है, उसमें कोई भी नई बात नहीं है। उनके पास कहने के लिए एक नया वाक्य भी नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल। द्विवेदी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि जब से PTN आया तब से अलग अलग तरह की अटकलबाजियां भी चल रही है। कोई कह रहा है कि ये पूरी विधानसभा को उड़ाने की एक साजिश थी, कोई कह रहा है, भाई साहब द्विवेदी जी, कोई कह रहा है कि ये योगी जी को निशाना बनाकर किया गया, और एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए किया गया, क्योंकि जिस तरह से PTN वहां पर मिला है उस तरह से उसको डिटोनेट कर पाना संभव ही नहीं है। ये मेरी किसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुड़िया में रखा गया था उसको डिटोनेट किया ही नहीं जा सकता। तो किसी को निशाना बनाया गया बिल्कुल सही था या फिर कोई सनसनी फैलाने का काम था? देखिए, जहाँ तक सनसनी फैलाने वाली थ्योरी मैं विश्वास नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता हूँ कि अगर केवल सनसनी फैलानी थी या किसी एक सुरक्षा अधिकारी को बदनाम करना था तो उसके लिए इसको PTN ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके लिए तो एक चाकू लेकर रख देते, कोई छोटी चीज़ रख देते, उससे भी उतना ही सनसनी फैल सकती थी, वहाँ पर रख दिया जाता और वो ज़्यादा आसान था।
उस पर अगर पकड़ा जाता जो लाने वाला है तो उसमें सज़ा भी कम थी, इस एक्सप्लोजिव में सज़ा भी ज़्यादा है। ख़ास तौर से इतना गंभीर टाइप का एक्सप्लोजिव जो कि रेयर है, उसको प्रोक्योर करना, उसको लाना, ये सनसनी फैलाने के मात्र के लिए नहीं किया जाएगा। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से कुछ डैमेज करने का था, ये मेरा विश्वास है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि ये डिटोनेट नहीं किया जा सकता, ये सच है कि डिटोनेट अकेला वो पाउडर नहीं किया जा सकता जब तक डिटोनेटर ना हो और सफिशिएंट टेम्परेचर पर ना वो पहुंचाया जा सके। लेकिन ये काम दो अलग अलग स्थानों पर या दो अलग अलग दिनों में भी तो किए जा सकते हैं बजाय एक के। सुविधानुसार दूसरे दिन लाया जा सकता था और दूसरी बार में उनको मिलाया जा सकता था, या कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे कि डिस्टेंस से उसको डिटोनेट किया जा सकता था। लेकिन PETN लाना और उसको प्रोक्योर करना और लाना जिसमें के पोजेशन मात्र से बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है और आदमी एकदम आतंकवादी साबित होने लगता है, तो ऐसा लाने का केवल सनसनी के लिए या केवल किसी बदला लेने के लिए या किसी को बदनाम करने के लिए करेगा, ये मेरी समझ में नहीं बात आती है। ठीक है, तो मेरा विश्वास है कि इसमें इरादा तो इसका था, कुछ इरादा था, कुछ साजिश बड़ी थी। अब कैसे और क्या ये उनकी सुविधानुसार है। चलिए ठीक है जी। खान साहब, आपने कई सारे अटैक किए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है, हमको उन्हीं से सवाल करने हैं कि सुरक्षा क्यों नहीं है, तो अटैक तो होंगे। लेकिन 1994 में इसी यूपी विधानसभा के अंदर से एक लाश मिली थी, अगर आपको मामला ध्यान हो। उस वक्त मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, यानी समाजवादी पार्टी आपके जो सहयोगी हैं उनके पास सरकार थी जी। अगर उस वक्त ही इतने इंतजाम कर लिए गए होते तो आज के दिन PETN जैसी बात का हमको डिस्कस करना ही नहीं पड़ता। जी नरीफ भाई, सबसे पहले तो जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया आरोप, मैं आरोप नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि हम लोग समालोचना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे विधायक भी हैं वहाँ मौजूद, हमारे चाहे भाजपा के लोग हों चाहे हमारे लोग हों, जिंदगी उनकी भी उतनी ही अहम है जितने हमारे लोगों की। तो यहाँ पे जो सवाल है हम लोग जो पेश करें, बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ हैं और हम त्रिपाठी साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदलाव आ रहा है, क्या सोच रहे हो। अब आपका सवाल ये है कि पहले भी कमियां थी, उनके बारे में क्या हुआ। देखिए, हम एक ऐसे हम आजकल ऐसे एक दुनिया में रहते हैं जिसमें हमें कांस्टेंट प्रिपेयर्डनेस, तैयारी करके रहना पड़ती है। आजकल डिजिटल एज में जिस रफ्तार से इंफॉर्मेशन फैलती है, जो पुराने सिस्टम्स थे वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। आपको नए सिक्योरिटी के जिसे कहेंगे इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स आपको इवॉल्व करना पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसमें आपको ये कहना कि पिछली सरकारों ने नहीं किया, शायद जायज हो सकती है बात, मगर ये एब्डिकेट नहीं कि ये इनको इस बात से माफ नहीं करता कि इनकी भी जिम्मेदारी है की बात नहीं, जॉइंट फेलियर में ये 3 महीनों में नहीं, मैं नहीं मानता वैसे जॉइंट फेलियर है। मैं मानता हूं कि राजनीति नहीं करना चाहिए इस मुद्दे पे, क्योंकि लोगों की जानें यहाँ पे स्टेक पे हैं और उनका सवाल है। और मैं कहता हूं कि ये लोग जो है, ये बात तो सामने आ गई कि इनकी ना तैयारी है ना इन्हें आइडिया है आगे कैसे जाना है। नईम अब्बास साहब ने आपसे एक बात बताई कि यूपी की जो करंट सिचुएशन है, अभी भी नहीं सोच पा रहे, अभी भी नहीं सोच पा रहे इस पे। और नईम अब्बास साहब ने आपके सामने एक बात पेश की कि देखिए, एक माहौल पैदा हो रहा है यूपी में जिसमें भाई भाई के खिलाफ भड़काया जा रहा है, और इसमें सिर्फ वो लोग हैं, खुल के चिल्ला के लोग बोलते हैं हम VHP, बजरंग दल, RSS के लोग हैं। तो इसमें आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसे कंट्रोल करें, मगर नहीं कर पा रहे। तो 2 लेवल्स पे हमें नाकामयाबी दिख रही है और इसी तरफ हम लोगों का ध्यान दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। अभय जी, वैसे एक बात है कि जितने भी VIPs हैं उनके लिए कहीं ना कहीं थ्रेट तो रहता है, लेकिन आपको लगता है कि योगी जी के साथ ये थ्रेट ज्यादा बढ़ गया है? क्योंकि जिस तरह से PETN मिला और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद योगी जी निशाने पर थे, अब मसूद अजहर का हम बयान सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं योगी जी निशाने पर ज्यादा क्यों हैं, अगर हैं तो? देखिए, योगी जी को निशाने पर रखा जा सकता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री होने से पहले भी उनकी एक शख्सियत थी, और एक ऐसी शख्सियत थी जिसकी रोशनी में माना जाता था कि उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस शख्सियत की वजह से ही नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जाहिर है कि वो शख्सियत जो उनकी थी, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, इसका भी जिक्र करने की जरूरत नहीं, आपके पास समय भी कम है, वो उनके साथ चलती है, योगी जी के साथ चलती है, और जो उन्हें एक खास तरीके के उग्रवादियों का निशाना बना सकती है। इस हालत में उनके लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि वो और सतर्क हो और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सबक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से सबक सीखते हुए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करे। लेकिन अभी जिस तरीके की त्रिपाठी जी वो बात कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश के अभी जो सबसे बड़े पुलिस अफसर थे वो बात कर रहे थे, उससे लगता यह है कि अभी भी इसकी जो बहुत गंभीरता है, इसका जो संगीन
संगीन किरदार है इस पूरी घटना का, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की पकड़ में नहीं आया है। ठीक है त्रिपाठी जी, बिल्कुल हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं चर्चा के। क्या ऐसा करेंगे कि लोगों को भरोसा हो अब कि विधानसभा भी सुरक्षित होगी और वो अगर अपने घरों में बैठे हैं तो वो भी सुरक्षित होंगे? देखिए, मैं तो एक निवेदन करूंगा आज के दिन कि जितने भी हमारे अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं जो इस विषय पर तभी से राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति न करके सबसे पहले तो हमारा सहयोग करें, हमारे दल का सहयोग करें और ये मान के चलें कि इस समय हम सभी इस समस्या से मिलजुल के अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो इस समस्या से हमको निजात नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपने सहयोगी मित्रों से कहना चाहता हूं, या जो लोग भी इस समय राजनीतिक चर्चाएं कर रहे थे, इस समय राजनीतिक विषय पर चर्चा करने का मतलब नहीं था। इस समय से ये था कि हम सब लोग मिलजुल के, जो लोग भी इस समय बैठे थे, कि हम लोग कैसे इसका हल निकालें, ये महत्वपूर्ण विषय था। तो हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग मिलजुल के, और मीडिया के लोग भी, और सरकार में जिनकी सहभागिता है, जिनकी सहभागिता नहीं है, वो लोग भी मिलजुल के हमारा सहयोग करें। और हम लोग प्रयासरत हैं कि हम जनता की भी सुरक्षा करें, अपने सदन की भी सुरक्षा करें और देश की भी सुरक्षा करें। ये हमारा अपना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन हम एक जो निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि आप सब लोग ऐसे कठिन परिस्थिति में, ऐसे कठिन दौर में राजनीति छोड़ के, और जो लोग भी इस त्रिपाठी काम को कर रहे हैं उनके खिलाफ एक आवाज उठाने की जरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एक्शन भी बता दीजिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में करने क्या जाएंगे। ये तो चलिए ठीक है, आपने एक अपील की, इसकी हम सराहना करते हैं। वाकई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबकी सुरक्षा की बात है। नहीं, हमारी जांच एजेंसियां जो हमारी रिपोर्ट करेंगी, देखिए मुख्य रूप से हम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएंगे और सोमवार से आप देखिएगा काफी व्यवस्थाएं परिवर्तित नजर आएंगी। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आप क्या कहेंगे? उसके बाद भी गड़बड़ अगर होती है, कोई कमी रह गई, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी होगी कि जिनको काम करना है? भविष्य देखिए, कोई भी चीज भविष्य को लेकर नहीं तय होती है। नहीं, मैं जवाबदेही की बात कर रहा हूँ। जवाबदेही किसकी होगी? तो हम काम हाथ में लेने के पहले पता होता है जवाबदेही किसकी होगी। जवाबदेही किसकी होगी? जैसे आज आपने कह दिया कि जिनको काम करना था, एजेंसीज उनका फेलियर है। आप कह रहे हैं हम और नए इंतजाम करेंगे, नए इंतजाम आप लेके आएंगे, नया फार्मूला लाएंगे, नई सुरक्षा लाएंगे, हम बेहतर रहेगी, हम बेहतर से बेहतर इंतजाम करेंगे। और ये भरोसा दिलाते हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होने देंगे। लेकिन जवाबदेही पे नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि इस प्रकार की भविष्य में कोई घटना नहीं रहे, रोड मैप ही नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया सही मेहमानों का आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मामला बहुत गंभीर है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए मामला गंभीर है। अगर आपको लगता है कि ये बात सिर्फ एक इमारत की है, तो जी नहीं, सिर्फ बात एक इमारत की नहीं है, बात उस उदासीन तरीके की है। अगर सरकारें, फिर चाहे कोई भी सरकार हो, अगर स्टेट की सबसे महत्वपूर्ण इमारत को लेकर इतनी उदासीन है तो पूरे स्टेट को कैसे संभालती होगी, कैसे मैनेज करती होगी। और दुखद तो यह है कि कोई जिम्मेदारी लेने से भी लगातार बचने की कोशिश होती है, तो फिर सब कुछ राम भरोसे। नमस्कार।